मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज की बात शुरू करें हम, उसका जो मुख्य बिंदु है वह है साहब, क्या बिहार में नीतीश बाबू जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं अब, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि एक समय जो जंगल राज बिहार में होता था, जिसके लिए बिहार की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उससे बाहर निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे श्री नीतीश कुमार जी हैं। परंतु आज जो जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिला बिहार में, जिस प्रकार से विरोधी दल आज उनके लिए भाजपा, जिनके साथ कभी वे गलबहियां करते हुए सरकार बनाकर चला रहे थे, आज उन्हीं विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने लाठी भांजी और जिस प्रकार के दृश्य सामने आए, वे कतई सभ्य समाज में जिसे स्वीकार शायद ही किया जा सके। देखिए, मैं अपने वीडियोस में पहले भी बोला कि भारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। यहाँ पे अपनी सहमति और असहमति दोनों जताने का अधिकार सभी को बराबर से मिला हुआ है। और कल मैंने कांग्रेस द्वारा जो जिस प्रकार से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को लेकर, उसकी तारीफ भी की थी कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक मौन सत्याग्रह किया और अपना विरोध जताया। ऐसा ही कुछ आज बिहार में शिक्षकों के समर्थन में भाजपा द्वारा किया जा रहा था। परंतु जिस प्रकार का फिर लाठीचार्ज हुआ पुलिस द्वारा, जिसमें कि एक जहानाबाद के भाजपा के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह, उनके तो प्राण ही चले गए, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ ही भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह, उनके ऊपर जिस प्रकार से लाठी पुलिस ने भांजी, वह भी एक बड़ा ही हृदय विदारक था कि एक आम कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक किसी को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। अब देखिए, भाजपा का कहना है कि यह विजय कुमार सिंह जिनकी मृत्यु हुई, वे पुलिस की लाठी द्वारा मारे गए। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार, जो कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की मिलीजुली सरकार है, उनका कहना है कि पुलिस की लाठियों से नहीं, वे एक दुर्घटना का स्वरूप जैसा उनका कहना है कि उनकी मृत्यु हुई। तो अब देखिए, अब ये ठीक है, फिर एक शायद है कि एक इंक्वायरी बैठेगी, उनकी मृत्यु को लेकर जांच की जाएगी, और मे भी है कि शायद कुछ पुलिस वालों पर जैसा कि सुशील कुमार मोदी जी कह रहे थे कि हत्या का आरोप हम लगाएंगे, एफआईआर कराएंगे, तो यह सब होगा। मगर इतना तो तय है कि अब विजय कुमार सिंह वापस आने से रहे। प्रश्न उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जिस जंगल राज से नीतीश कुमार जी ने बिहार को निकाला था, क्या वापस बिहार उसी जंगल राज की ओर धकेल दिया जाएगा? इसलिए क्योंकि जिस बर्बरता पूर्वक आज दृश्य सामने आए हैं बिहार से, वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह एक देखिए, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो कहीं न कहीं अंदर नीतीश कुमार, जो कि सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनको सुशासन बाबू ही बुलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूं, तो उनके अंदर कहीं न कहीं यह एक बौखलाहट का नतीजा दिखाई देती है कि वे एक्चुअली किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसा स्थिति में हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वे करें तो करें क्या। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव जी के ऊपर चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दी है, तो जिसके तहत उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ेगा, देना भी चाहिए, और उसका एक भारी असंतोष उपजेगा राष्ट्रीय जनता दल में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल
के सामने एक अभी फिलहाल उस स्थान की पूर्ति करने के लिए ऐसा कोई नेता हाल फिलहाल दिखता नहीं है, क्योंकि लालू जी पहले से ही लीगल ट्रबल्स में हैं और वे सत्ता संभाल नहीं सकते। या तो फिर तेज प्रताप यादव जी और या तो फिर मीसा भारती जी को आगे किया जाए, परंतु राष्ट्रीय जनता दल यह स्थिति निर्मित होने ही नहीं देना चाहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो भविष्य है अभी फिलहाल तो तेजस्वी यादव जी में ही देखा जा रहा है। तो एक तो यह परिस्थिति हो बनती है, और दूसरी ओर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी के टूटने का भय वह बहुत ज्यादा सता रहा है। जिस प्रकार से अभी हालिया महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ और जिस प्रकार से एनसीपी शरद पवार जी के हाथ से निकल के अजित पवार जी के हाथ में चली गई, तो उसी तरह से उन्हें लगता है, नीतीश बाबू को लगता है कि शायद है कि जनता दल यूनाइटेड का भी हश्र हो सकता है और अमित शाह जी कुछ ना कुछ खेल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कर सकते हैं। तो देखिए, एक ऐसी एक लोकोक्ति भी है कि रियलिटी से बड़ा तो जो पीड़ा होती है वो डर की होती है। तो कहीं इस झुंझलाहट, इस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा यह आज हमें देखने को मिला, जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर नीतीश बाबू ने उतारा। प्रश्न बनता है, तो अब इसको देखिए, इसको बिल्कुल उस तरह से आप खारिज नहीं कर सकते कि किसी एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाए, कईयों के सर फूटे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो समवॉट 50+ के ऐसा बताया जाता है कि सर में चोटें आई, कई अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। तो हालांकि देखिए, पुलिस ने भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालने की कोशिश की और एक तरह से उनका प्रदर्शन उग्र हो चला था, जिसको कंट्रोल करना उनके लिए उनकी ड्यूटी बन गई थी। अब देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों अपने आरोप लगाएंगे, परंतु फिर भी जिस प्रकार से विभत्स दृश्य आए सामने, वह जरूर एक बार हमारे लोकतंत्र के लिए तो शुभ संकेत नहीं देते हैं। फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है नीतीश बाबूजी का सुशासन बाबूजी के रूप में याद किया जाना, क्योंकि अगर वे ममता दीदी को फॉलो करने लग जाते हैं, जैसा कि अभी हालिया हमने दृश्य देखे थे पश्चिम बंगाल से, तो उनमें और ममता दीदी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। और अभी महागठबंधन की जो बैठक है, उससे पहले आज सीताराम येचुरी जी ने भी जिस प्रकार से वाम दल पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरे और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए, वाम दल ने ही आरोप लगाए कि चुनाव में बड़ी भारी गड़बड़ हुई, बहुत से बूथ लूटे गए और एक तरह से चुनाव में धांधली हुई। इट वॉज एन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो यह महागठबंधन के लिए भी शुभ संकेत तो नहीं होता है। फिर दूसरी तरफ आज एक कांग्रेस के नेता, जिन्होंने ऑलमोस्ट ये कह लीजिए केजरीवाल जी के चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, वो भी आप प्रवक्ता के सामने यह कहकर कि जिस पार्टी का एक भी लोकसभा सदस्य ना हो, उसका मुखिया प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। यह आप प्रवक्ता को भी नागवार गुजरा और थोड़ा सा शायद है कि मुदित अग्रवाल जी को भी बोलने से पहले थोड़ा सा शायद है कि सोचना चाहिए था, परंतु वे बोल गए तो बोल गए। आप प्रवक्ता ने भी उनका जी भर के जैसा भी उनसे बना उद्गार उन्होंने भी निकाला। तो महागठबंधन की बैठक से पहले ही कुछ एक ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि महागठबंधन के लिए ही, पीडीए पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए शुभ संकेत नहीं है। और फिर जो कुछ और उन्होंने ऐसी पार्टियों के साथ समझौता कर रहे हैं या उनको अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन पार्टी को मैंने व्यक्तिगत तौर पे तो कभी नाम नहीं सुना था, सिवाय एक मुस्लिम लीग का छोड़ के, जिनकी वजह से वायनाड से
श्री राहुल गांधी संसद सदस्य बने थे, एक उसके अलावा बाकी पार्टियों का मैं नाम भी नहीं ना सुना, ना मैं नोट करना भी उचित नहीं समझा कि वो जो 7-8 पार्टियां, कुछ ऐसा नाम जो भी है, ठीक है, कुछ अस्तित्व रखती होंगी, तब कांग्रेस उनको अपने हिस्से में लाना चाह रही है। परंतु वे सारी हैं साउथ की और दक्षिण भारत से आती हैं, और जहां पर दक्षिण भारत में भाजपा की कोई विशेष स्थिति मजबूत, तो क्या मैं उसकी प्रेजेंस भी ऐसा नहीं मानता कि वहां पर भाजपा की है, और ये सब इकट्ठा हो रहे हैं लड़ने के लिए भाजपा से। ठीक है, अब देखिए ये महागठबंधन के जो नेता हैं, ये उनका अपना विवेक है, किसको वे अपनी पार्टी में रखते हैं और किसको अपने गठबंधन में रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ एक कांग्रेस की ओर से एक कैंपेन जैसा चलाया गया कि संसद को राहुल गांधी की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, संसद को एक मुखर वक्ता की आवश्यकता है, और आज से नहीं है, हमेशा से रही है। कल को मैंने बहुत से ऐसे बहुत अच्छे ओरेटर्स देखे हैं, बहुत अच्छे वक्ता देखे हैं, सुने हैं, जिनके सदन में मौजूदगी होने पर हम सब इंतजार किया करते थे कि ये साहब कब बोलेंगे। ऐसे ही आदरणीय राहुल गांधी भी हैं, परंतु जब वे बोलते हैं तो खासतौर पर जब पब्लिक मीटिंग में, तो उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जो वे बोल रहे हैं उसका प्रभाव उन पर और उनकी पार्टी पर पड़ना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, अब ये हालांकि चला गया है मामला कोर्ट में, जहां से उनको सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से दोनों जगह से निराशा ही हाथ लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद की जा सकती है कि वहां से अगर उनको कुछ रियायत मिलती है तो उनकी प्रेजेंस हो पाएगी, अदरवाइज फॉर नेक्स्ट 6 years और सो वे सदन में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। प्रेजेंस की तो बात अभी थोड़ा सा दूर ही रहेगी। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस को भी सोचना ही पड़ेगा, कौन उनको एडवाइस करता था मामले का। देखिए, मैं स्वयं से कहता हूं कि मैं राहुल गांधी जी को संसद में देखना चाहता हूं, परंतु साहब देखिए, जैसे एक परिवार होता है, उसका जो मुखिया होता है, वह उसके भी बहुत से अरमान होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु वो अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखता है, बहुत डिसिप्लिन करके चलता है, क्योंकि उसको घर के बाकी सदस्यों की देखभाल करनी होती है। कोई माने या ना माने, गांधी परिवार ही रियल गार्जियन है कांग्रेस का। तो अगर उनकी ओर से कुछ ऐसी लापरवाही होती है तो खामियाजा तो देखिए पार्टी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, उनकी जगह राहुल गांधी जी की जगह में भी है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें और वे संसद में राहुल गांधी जी की जगह लें, वह एक अलग बात होगी। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कमी कांग्रेस को खलनी ही है। और साहब देखिए, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस, मैं यूं कहूंगा कि बहुत एग्रेसिव और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासतौर पे जब से कर्नाटक में उनकी वापसी हुई है, तो जिस प्रकार से वे एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी जो हालिया मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती हुई, उसमें उसको लेकर वे धांधली का आरोप लगा रही है कांग्रेस, और इसको मोर और लेस रूप देना चाहती है व्यापम जैसे घोटाले का, और इसके लिए बहुत एग्रेसिव भी है। वहीं पर शिवराज सरकार भी अपनी ओर से डिफेंस में अपने पूरा प्रयास कर रही है कि इसको इस प्रकार की छवि न बनने दें कि कोई ऐसा घोटाला हुआ है। परंतु साहब कांग्रेस है कि बिल्कुल अपना सब कुछ लगा के इसको एक नए घोटाले के रूप में स्थापित करना चाहती है। पहले भी वह 50% की कमीशन वाली सरकार, शिवराज सरकार का एक कैंपेन चला चुकी है, जो कि थोड़ा सा भी कुछ डल हुआ था, परंतु अब उनको एक नया हथियार मिल गया है पटवारी भर्ती घोटाले के नाम से, जिसको वे व्यापम के समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं। अब आने वाले समय में यह शिवराज सरकार और जो भाजपा का आला कमान है,
उसको कैसे, हालांकि भाजपा में आला कमान जैसी कोई बॉडी तो है नहीं, परंतु उनका जो शीर्ष नेतृत्व है कैसे इसको टैकल करता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।